नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बूस्टर फॉर रैंकर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसका एग्जाम शुरू हो चुका है। अभी 3 दिनों का एग्जाम जो है हुआ है और बाकी जो है आगे शिफ्ट में अभी होना है। तो हम उसी को देखते हुए उसी के एनालिसिस पे हमने कुछ यहाँ पे टॉपिक इंक्लूड किए हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि यहाँ से आप मान के चलिए कि 4 से 5 सवाल आपके हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। कौन कौन से सवाल हैं? सबसे पहले आप देखिए जनगणना 2027, ये जो है शुरू हो चुका है, 2 चरण में होने हैं। आप सभी जानते हैं जो दूसरा जो चरण है वो क्या होगा, तो फरवरी 2027 में वो स्टार्ट होने वाला है। उसके बाद जनगणना 2011 हमें अभी देखना है, क्योंकि ये तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, ये तो अभी शुरुआत ही हो रहा है, तो ये हम देखेंगे। उसके बाद संविधान संशोधन, यहाँ से तो 1-2 क्वेश्चन एकदम निश्चित है, हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है। प्रारंभिक जनजातीय विद्रोह, उसके बाद मध्यकालीन जनजातीय विद्रोह और उसके बाद हम देखेंगे 1857 ईस्वी का विद्रोह। उसके बाद 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद का जो जनजातीय विद्रोह है वो देखना है। उसके बाद कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट कीज देखेंगे और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर देखना है। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है। और एक चीज और आप इंक्लूड कर लीजिए यहाँ पे, जीएसटी, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी यहाँ पे कवर होने वाला है। और हम लोग इसको बहुत ही कम समय में बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पे करेंगे, जिससे कि आपका समय भी बचे और सारी चीजें जो है वो समझ में भी आ सके। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनगणना 2027 देखेंगे। अगर देखें तो जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो आप बोलेंगे सुदर्शन पटनायक। और ये सुदर्शन पटनायक वही हैं जो रेत पर जो है अलग अलग आकृतियां बनाते रहते हैं, मतलब वो रेत कलाकार हैं, जो बालू आप बोलते हैं ना उससे। इनको जो है पद्म श्री भी 2014 में इनको दिया जा चुका है। तो 2027 का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आप बोलेंगे सुदर्शन पटनायक हैं। तो ये जो है टोटल अब तक 16वीं जनगणना है। अब कैसे है, आपको पता है कि 1872 में सबसे पहले जो है लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना जो है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो टोटल जनगणना की हम अगर बात करें तो ये 16वां जनगणना है, लेकिन स्वतंत्र भारत की ये 8वीं जनगणना ही है, क्योंकि जो स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी वो 1951 में हुई थी। कब? 1951 में। इसका स्वरूप क्या है, तो स्वरूप है ये पूर्णतः डिजिटल जनगणना है और ये पहला जनगणना है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल हो रही है। 1931 के बाद पहली बार जो है ये जाति आधारित जनगणना है। कौन सा? जाति आधारित, इसमें जातियों को भी गिनती किया जाएगा। इसका मुख्य नारा अगर आपसे पूछा जाए, मतलब मोटो, तो जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण। अगर पूछा जाए आधारिक शुभंकर क्या है, तो प्रगति और विकास। वर्तमान महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, यानी कि रजिस्टर जो जनरल होते हैं, है ना, और सेंसस कमिश्नर, वो कौन है, तो ये है मृत्युंजय कुमार नारायण। किस अधिनियम के तहत ये जनगणना हो रही है, तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये जनगणना हो रही है। ध्यान रखेंगे, अधिनियम पूछा जा सकता है। जनगणना का अनुमानित बजट क्या है, तो 11,718 करोड़ रुपया जो है 2027 वाली जो जनगणना है उसका अनुमानित बजट रखा गया है। ठीक है, हाँ देखिए, हम जनगणना को शुरुआत से करते हैं, जो कि इसमें हम 2011 तक पहुंचेंगे। विश्व में सबसे पहले जो जनगणना कराने का श्रेय है वो स्वीडन को जाता है, जिसने 1749 ईस्वी में जनगणना कराई थी। अगर बात करें भारत में, जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई। कब? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन नियमित जनगणना कब हुई, तो ये मतलब रेगुलर इसको बनाया गया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में। जनगणना के सबसे उच्च अधिकारी जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो रजिस्टर जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे, तो आर ए गोपाल स्वामी। और अभी हमने देखा कि 2027 में जो जनगणना आयुक्त हैं वो कौन है। ठीक है, जनगणना आयुक्त कौन थे, तो अशोक मिश्रा। अगर बात करें स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, 1951 में। नोडल मिनिस्ट्री कौन है, गृह मंत्रालय, मतलब जनगणना कराने वाली जो मिनिस्ट्री है वो कौन है, होम मिनिस्ट्री है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत ये कौन सी सूची का विषय है, तो संघ सूची का विषय है। अब संघ सूची मतलब कि संघ सूची का मतलब जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाती है। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो सीएम चंद्रमौली थे। हम अब 2011 यहां से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना के स्लोगन क्या था, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये 2011 वाला क्या है। 2011 की जनगणना जो थी वो देश की 15वीं जनगणना थी, जबकि स्वतंत्र भारत की कौन सी थी, 7वीं। अभी हमने देखा 2027 वाला कौन सा था, तो 8वीं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, 1951 में जनगणना हुआ, फिर 61 में हुआ, फिर 71 में हुआ, फिर 81 में हुआ, 91 में हुआ, फिर 2001 में हुआ, है ना, फिर 2011 में हुआ। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 2011 वाला 7वां था। 2027 वाला कौन सा होगा, 8वां होगा। ये देखिए, विश्व की जनसंख्या का
17.5% जो है वो भारत में निवास करती है। दोस्तों मैं पहले बता दूं कि ये क्लास में लाइव लेने वाला था, लेकिन क्या है कि अभी यहाँ पे मौसम बहुत खराब चल रहे हैं, हमारे तरफ बहुत आंधी वर्षा ऐसा हो रहा है, मौसम खराब है, जिसकी वजह से जो है वो लाइट कब आ रही है कब जा रही है पता नहीं चल पा रहा है। तो हम बहुत मुश्किल से कल से जो है आप लोगों के सामने जो है रिकॉर्डेड वीडियो मैं दे रहा हूँ रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो अभी अभी आप देख सकते हैं मेरा लाइट जो है वो अभी कटा हुआ, लाइट है नहीं, अगर लाइट अगर होता तो मैं इसको लाइव ही करवाता। जनगणना वृद्धि दर क्या रही थी, तो 17.64% रही 2001 से 2011 में जनगणना बढ़ गई थी। नगरीय जनगणना कितना था, 31.2%, और ग्रामीण जनसंख्या कितना था, 68.8%। ठीक है, देखेंगे दोनों जोड़ के तो 100% हो जाएगा। कुल अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या क्या रही थी, तो 16.6%, लगभग 20 करोड़ के आसपास। कुल अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या क्या थी, तो 8.6%, लगभग 10 करोड़ के आसपास। कुल अल्पसंख्यक कितने रहे, तो 19.3%, जिसमें मुस्लिम की संख्या 14.2% था, ईसाई 2.3% और सिख 1.7%। ध्यान रखेंगे ये सीक्वेंस, सबसे ज्यादा मुस्लिम, उसके बाद ईसाई, तब सिख। ठीक है। भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति कौन सी थी, भील। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा थी हिंदी, और दूसरे नंबर पे कौन, तो बंगाली। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। एक वर्ग किलोमीटर में कितना, तो 382 व्यक्ति। अधिकतम जनसंख्या घनत्व किसका रहा, तो बिहार का 1106 व्यक्ति। लेकिन ये राज्यों की बात हो रही है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की अभी मैं बात नहीं कर रहा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था अरुणाचल प्रदेश राज्य का, जहां पर मात्र 17 व्यक्ति ही एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश का था, तो वो था दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो दिल्ली। और देख लो 11,320 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं, जबकि कहाँ सबसे कम था केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार, मात्र 46 व्यक्ति। आगे आइए, भारत की लिंगानुपात क्या रहा, तो 943 व्यक्ति। अधिकतम लिंगानुपात कहाँ का रहा, तो केरल का 1084। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ रहा, हरियाणा का 879। अधिकतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है पुदुचेरी, जहाँ पे 1037 जो है वो लिंगानुपात है। ये हम आप केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो स्टेट पूछा जाता है या तो यूनियन टेरिटरी पूछा जाता है। तो दोनों यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। लिंगानुपात कर रहे हैं तो स्टेट भी करते हैं और उसके साथ साथ यूटीज भी करेंगे। न्यूनतम जो है कहाँ पे रहा लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में, तो दमन एवं दीव में मात्र 618। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है रहा, तो वो रहा उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन रहा, तो वो रहा सिक्किम। ये जनसंख्या के आधार पर बोल रहा है, ठीक है। अगर पूछा जाए सबसे बड़ा स्टेट कौन है, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सा है, तो वो है राजस्थान। अगर पूछा जाए एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन है, तो वो है गोवा, ठीक है। देश में साक्षरता दर क्या रहा, तो 74.4%। यहां से देखिए अब हम साक्षरता स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें पुरुषों के लिए 82.14% और महिलाओं के लिए 65.46% रहा है क्या, साक्षरता। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य रहा केरल, जहां पे 94% साक्षरता थी, और सबसे कम बिहार का था साक्षरता 61.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन रहा था, तो ये था लक्षद्वीप, जहाँ पे 91.8% साक्षरता थी। लेकिन अगर हम सबसे न्यूनतम यूनियन टेरिटरी देखें साक्षरता वाला, तो वो था दादरा एंड नगर हवेली, जहाँ पे 76.2% ही साक्षरता दर रही थी। देखिए अब थोड़ा सा और देखना है जनगणना, ये लास्ट स्लाइड होगा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन रहा, तो वो रहा केरल, जहां पे 27.9% जनसंख्या बढ़ चुकी थी। लेकिन अगर पूछा जाए कि एकमात्र नकारात्मक, मतलब जहां पे जनसंख्या घटी 2001 से 2011 के बीच, तो वो था नागालैंड, और जहां पे कितना 0.58% जनसंख्या घट गई थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो थाने, लगभग 1.1 करोड़ लोग एक जिले में ही रहते हैं। प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई थी, तो 1977 में। सर्वाधिक आदिवासी प्रतिशत वाला राज्य कौन है, तो वो दोस्तों मिजोरम है, जहां पे 94.4% आदिवासी जनसंख्या रहती है। सेकंड, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है लक्षद्वीप। सबसे अधिक आदिवासी प्रतिशत वाला राज्य कौन है, मिजोरम। प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रतिशत में मिजोरम आएगा। लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो वो 94.8%, कहाँ पे, तो लक्षद्वीप। पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सर्वाधिक अंतर कहाँ पे रहा, तो वो राजस्थान में रहा। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला धार्मिक समूह कौन सा है, तो वो है जैन। अब देखिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट 1911 से
1921 तक के जो वर्ष है उसको उसमें जनसंख्या घटी थी। ठीक है, अगर बात करें 21 से 51 के बीच, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर रही थी, मतलब कि कम बढ़ रहा था। फिर 51 से 81 तक जनसंख्या में विस्फोट हुआ, मतलब बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ी। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। आइए अब हम कुछ संविधान संशोधन देखेंगे, जो कि हर शिफ्ट में जो है इससे 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है ना। बहुत गर्मी है यार, देखो अभी लाइट आया है यार, अगर लाइट आ जाता तो मुझे प्रॉब्लम होता ही नहीं। चलो कोई बात नहीं। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 7वां संविधान संशोधन उसके बाद पढ़ेंगे, जो कि 1956 में। उसमें क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले तो 19 राज्य हुए, और जो राज्य पहले एबीसी में जो बटे हुए थे उसको हटा दिया गया, और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 19 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1956 में। लोकसभा में 500 से 525 सीटें कर दी गई। ठीक है, उसके बाद 525 से 545 कब की गई, तो 31वां संविधान संशोधन 1973 में। लेकिन अभी तो 552 है ना, 2 जो आंग्ल भारतीय समुदाय है उसको हटा दिया गया है ना, तो उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। 545 से 552 वाला 552 कब किया गया, तो 1987 में किया गया। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। लोकसभा में 500 से 552 तक का सफर हमने अभी देखा है। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, जिसमें दादर और नगर हवेली जो है भारतीय संघ में शामिल हुए। अच्छा, एक और देखो, इसमें 7वां संविधान संशोधन में, ये वाला मैंने स्किप कर दिया, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो सकते हैं, या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। यह भी 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ही ये प्रावधान लाया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 में होता है, जिसमें गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में शामिल होते हैं। 14वां संविधान संशोधन भी 1962 में होता है, जिसमें पुद्दुचेरी जो है वो भारतीय संघ में शामिल हो जाता है। 18वां संविधान संशोधन 1966 में होता है, जिसमें पंजाब का पुनर्गठन किया जाता है, और हरियाणा और चंडीगढ़ जो है वो राज्य बनाए जाते हैं, राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 21वां जो संविधान संशोधन है 1967 में हुआ, जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जबकि ये सिंधी भाषा है, जो कि कौन सी भाषा थी, 15वीं भाषा थी, 15वीं। ठीक है, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषा थे, अभी 22 हैं, तो 22 कैसे हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा और जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, नमक से याद रखेंगे। 92वां फिर संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 4 भाषा जोड़े गए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, बोर्ड मार्क्स से अब ध्यान रखना। तो टोटल कितने हो गए, 4 भाषा, 3 भाषा, 7 भाषा और 1 भाषा यहाँ, 8 भाषा बाद में जुड़े, तो 8वां यहाँ पे आपका हो गया है। 24वां संविधान संशोधन 1971, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। संसद को जो है मौलिक अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया, जो कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था। मैंने आपको संविधान में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया था कि इंदिरा गांधी ने किस प्रकार से इस संशोधन को किया था। 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम जो है वो 22वां राज्य बना था भारत का। 26वां संविधान संशोधन 1971 में प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। जो पहले जो प्रांतीय जो राजा हुआ करते थे, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उनको क्या होता था, उनको कुछ पेंशन दिए जाते थे। जो पेंशन जो है 1971 में इसको समाप्त कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, और इसमें बहुत सारे काम हुए। सबसे पहले तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि भाग 4 के ए में है, और अनुच्छेद 51 के ए में है। 10 फंडामेंटल राइट ड्यूटी, 10 जो मौलिक कर्तव्य है वही जोड़े गए थे, जबकि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो बाद में जुड़ा है 86वां संविधान संशोधन में। जब हम वहां पे आएंगे तो उसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतौल और न्याय प्रशासन, ये जो 5 जो सब्जेक्ट हैं वो राज्य सूची से इसको समवर्ती सूची में ले जाया गया। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य रहेगा, ये भी प्रावधान 42वां संविधान में ही जोड़ा गया। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन में, लेकिन अभी तो 5 वर्ष है। तो 5 वर्ष कब हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा दोनों का कार्यकाल यहाँ पे 6 वर्ष का किया गया था। तो 5 वर्ष कब किया गया, तो देखिए 42वां के बाद जस्ट 1978 में क्या हुआ कि 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल फिर से 5 वर्ष ही कर दिया गया। ध्यान से, राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति जो शब्द था, है ना,
उसमें सशस्त्र विद्रोह जो है वो जोड़ दिया गया। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपातकाल है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार बन गया और इसको अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया। मतलब संपत्ति के अधिकार को, जो मूल अधिकार था, उसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है, जिसमें दल बदल जो है वो जोड़ा जाता है और 10वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, जिसमें दल बदल का वर्णन किया जाता है ना। 56वां संविधान संशोधन 1987 में होता है, जिसमें गोवा को राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है, जिसमें लोकसभा, विधानसभा, ये जो मताधिकार की जो उम्र है वो 21 से कब कर दिया, कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, 61वां संविधान संशोधन में हुआ है। 69वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली जो है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। 71वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ। देखो ये सारे 1992 में हुए हैं, है ना, 69 से 74 वाला। तो 71वां में क्या हुआ कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो है वो भाषा जोड़ी गई थी संविधान की 8वीं अनुसूची में। हमने पहले भी अभी पढ़ रखा था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें पंचायती राज जोड़े गए और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायती राज को कहाँ रखा गया, 11वीं अनुसूची में। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ, जिसमें नगरीय स्थानीय शासन जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो टोटल हमने देखा 9वीं अनुसूची 1951 में, 10वीं अनुसूची जो है 1985 में दल बदल, 11वीं अनुसूची जिसमें पंचायती राज है 1992 में, और फिर 12वीं अनुसूची जो है वो भी 1992 में। ठीक है, तो अनुसूची यहाँ से समाप्त। उसके बाद देखिए 86वां संविधान संशोधन जो है 2002 में होता है, जिसमें प्राथमिक शिक्षा जोड़ा जाता है 21 के ए में। मतलब कि प्राथमिक शिक्षा जो है वो फंडामेंटल राइट इसको बनाया गया है। उसके बाद आर्टिकल 45 में भी संशोधन किए गए और 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है, वो जोड़ा गया। तो हमने पढ़ा था कि जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 10 जो है वो मौलिक कर्तव्य थे। फिर 11वां जो मौलिक कर्तव्य है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को माता पिता का ये कर्तव्य है कि उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो ये जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुई, जिसमें मंत्री परिषद का आकार क्या किया गया कि 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जितने भी आपके सांसद हैं उसमें से आप 15% को ही मंत्री बना सकते हैं। 92वां संविधान संशोधन भी 2003 में हुआ, जिसमें बोडो, डोगरी, मणिपुरी है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है ना, यहाँ पे मैथिली होगा, मैथिली। आगे देखें 93वां संविधान संशोधन 2006 में हुआ, जिसमें ओबीसी को शिक्षण संस्थानों में 27% का आरक्षण दिया गया। कौन सा, तो 93वां संविधान संशोधन के द्वारा। 99वां संविधान संशोधन 2015 में होता है, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर देती है, मतलब इसको खत्म कर देती है। ठीक है, 100वां संविधान संशोधन 2015 में होता है, जिसमें भारत बांग्लादेश के बीच क्या होता है, तो भूमि हस्तांतरण होता है। 101वां संविधान 2016 में होता है, जिसमें जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जोड़े जाते हैं। 102वां संविधान संशोधन जो है वो 2018 में होता है, जिसमें ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में होता है, जिसमें ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% का आरक्षण दिया जाता है। कब, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि ईडब्ल्यूएस के लोग हैं। 104वां संविधान संशोधन जो है 2020 में हुआ, जिसमें लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण जो है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, आगे कर दिया गया। लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो आरक्षण था, जिसमें 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किया जाता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। कब, तो 104वां संविधान संशोधन 2020 के द्वारा। इस मोस्ट इंपोर्टेंट है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में होता है, जिसमें सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान राज्य करेंगे, ऐसा प्रावधान किया जाता है। उसके बाद 106वां संविधान संशोधन 2023 में होता है, जिसको हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से भी जानते हैं। कुल सीटों का 1/3 जो है महिलाओं के लिए अगले 15 वर्ष तक आरक्षित रहेंगे। लोकसभा और कहाँ कहाँ आरक्षित रहेंगे, तो लोकसभा में, विधानसभा में और दिल्ली विधानसभा में, क्योंकि दिल्ली में भी विधानसभा है। फिर इसमें आर्टिकल 334 ए भी जोड़ा गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे संविधान संशोधन, जो कि हमने बहुत ही अच्छे ढंग से जो भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन थे वो हमने किए। अब दोस्तों हम कुछ प्रारंभिक जनजातीय विद्रोह करते हैं,
जो कि चुआर विद्रोह सबसे पहले, जो कि 1766 से 1772 तक चला। और इसके जो नेता थे वो कौन थे? दुर्जन सिंह और जंगल महल। दुर्जन सिंह और जंगल महल बंगाल में ये चुआर विद्रोह जो है वो पनप रहा था। पहाड़िया विद्रोह जो है 1978 में हुआ, तिलका मांझी इसके नेता थे। और ये राजमहल बिहार में ये पनप रहा था। कौन सा विद्रोह? पहाड़िया विद्रोह, तिलका मांझी इसके नेता थे। भील विद्रोह जो है 1818 से 31 तक चला और सेवराम इसके नेता थे, पश्चिम भारत में ये चला। कोल विद्रोह जो है 1831 से 1832 के बीच चली। और बुद्धू भगत जो है वो इसके नेता थे। कौन सा विद्रोह? कोल विद्रोह, बुद्धू भगत। झारखंड में ये जो है पनप रहा था। कहाँ पे? तो झारखंड में। तो ये प्रारंभिक थे। उसके बाद जो है कुछ आगे विद्रोह बढ़ा और खासी विद्रोह जो है 1829 से 1833 के बीच चली और तीरथ सिंह जो है इसके क्या थे? नेता। और ये कहाँ पे? मेघालय में। अगर पूछा जाए खासी विद्रोह कहाँ पे, तो मेघालय में। ऐसे भी गारो और खासी जो पहाड़ियां हैं वो मेघालय में ही है। खोंड विद्रोह जो है वो 1846 से 55 के बीच चली। चक्रधर जो है वो इसके नेता थे, चक्रधर। उड़ीसा में ये विद्रोह पनप रहा था। कौन सा? खोंड विद्रोह। संथाल विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1855 से 56 के बीच चली। और सिद्धू व कान्हू जो है इसके नेता थे। झारखंड बंगाल में ये विद्रोह जो है वो पनप रहा था। कौन सा? संथाल विद्रोह। 1857 के विद्रोह के जस्ट पहले ये हो रहा था। उसके बाद 1879 में नागा विद्रोह हुआ। कहाँ पे? तो नागालैंड में। और नागा प्रमुख जो है वो इसके नेता रहे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ऐसे ही याद रहेगा। अब देखिए 1857 ईस्वी के जो विद्रोह हुए जिसके प्रमुख नेता मंगल पांडे हुए, है ना। बैरकपुर से ये जो है स्टार्ट होती है विद्रोह। और ये जो है चर्बी वाले कारतूस तो ऐसे हम बोल ही देते हैं कि वो इसका प्रमुख कारण था, लेकिन इसके और भी कारण थे, क्योंकि भारतीयों में असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो ये असंतोष कहाँ से आ रहे थे? ये जो असंतोष है ये सती प्रथा का अंत जो किया अंग्रेजों ने 1829 में, इससे भी क्या हुआ कि असंतोष बढ़ा। क्योंकि अगर पहले से अगर किसी को कोई चीज की आदत है और एकाएक उसको छुड़वा दिया जाए तब वो असंतोष तो होता ही है, चाहे क्यों ना वो काम अच्छा ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी मम्मी अगर मोबाइल के लिए अगर डांटती हैं तो मोबाइल नहीं चलाना है तो बुरा तो लगता ही है ना, बुरा लग जाता है। तो यही बात था। बाल विवाह पर रोक लगा था भी 1829 में, ये भी एक कारण रहा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में, ये भी क्या हुआ? एक कारण रहा था। नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, वो भी कारण था। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण किए जा रहे थे बहुत तेजी से। व्यक्तिगत का सिद्धांत जो है 1848 में, है ना, व्यक्तिगत का सिद्धांत, हड़प नीति, पेंशन और उपाधियों का अंत कर दिया गया था। इनाम कमीशन का लाया गया था 1852 में। धार्मिक मान्यताओं की मनाही थी, आप अपने मन से धर्म को नहीं मान सकते। डाकघर अधिनियम भी 1854 में लाया गया था, जिससे सैनिकों में काफी क्या था, तो रोष उत्पन्न हो चुका था। और सामान्य सेना भर्ती जो है वो भी 1856 में लाया गया था। ये सारे कारण थे 1857 ईस्वी के क्रांति के। ठीक है, कोई एक कारण नहीं था। धीरे धीरे क्रांति जन्म जो है वो ले रही थी। देखिए कुछ नेता, उड़ीसा के बहरामपुर 19वीं नेटिव इन्फेंट्री में सबसे पहले ये विद्रोह हुआ 1857 में, तो फरवरी में। उसके बाद जो है बैरकपुर में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री में 8 अप्रैल 1857 को हुआ। मेरठ में जो कि तीसरा नेटिव कैवेलरी, कैवेलरी का मतलब घुड़सवार, ठीक है, ये 24 अप्रैल 1857 को यहाँ पे विद्रोह पनप गया। मतलब सबसे पहले जो है उड़ीसा के बहरामपुर से ही ये शुरू हुआ था। ठीक है, अवध रेजिमेंट जो है वो 3 मई 1857 को यहाँ पे शुरू हुआ। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हो गई। मतलब कि क्रांति की जो शुरुआत हुई है मेन, वो 10 मई 1857 को ही हुई है। ठीक है, आगे आइए। कुछ नेता देखिए, दिल्ली से कौन थे, तो बख्त खान थे। ये सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन दिल्ली से अगर नेता पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय को बनाया गया था। कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बरेली से खान बहादुर खान, बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और इलाहाबाद से लियाकत अली। कौन से? लियाकत अली। ग्वालियर से कौन थे, तात्या टोपे, गोरखपुर से गजाधर सिंह, फर्रुखाबाद से तजफ्फुल हुसैन और सुल्तानपुर से शाहिद हसन। ठीक है, तो ये जो कुछ नेता का आपको नाम याद रखना है कि कौन कहां से सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। संबलपुर से सुरेंद्र साई, हरियाणा से राउत तुलाराम,
मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, सागर से कौन थे तो शेख रमजान, रायपुर से कौन थे तो नारायण सिंह, मंदसौर से थे शाहजादा हुमायूं, और बागपत से कौन था तो शाहमल, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहे थे वो शाहमल। ये रात में घूमते थे भाई, रात में घूम घूम के सब जगह पे ये सूचना दिया करते थे। 1857 के बाद का जनजातीय विद्रोह हम देखें तो कोया विद्रोह एक हुआ 1879 से 80 के बीच। तोम्मा सोहरा इसके नेता हुए और यह आंध्र प्रदेश में ये विद्रोह हुआ। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ और बिरसा मुंडा इसके प्रमुख नेता थे, झारखंड में ये हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 में हुआ और जतरा भगत इसके नेता हुए और झारखंड में ये हुआ। रंपा विद्रोह देखें तो 1922 से 1924 के बीच हुआ और अल्लूरी सीताराम जो है वो इसके प्रमुख नेता हैं और आंध्र प्रदेश जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में ये प्रमुख पनप रहा था। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बीच में शायद कोई आवाज आ गया। ये देखिए कुछ बेसिक शॉर्टकट की देखते हैं। जैसे कंट्रोल+C से हम क्या करते हैं कॉपी, कंट्रोल+V से हम करते हैं पेस्ट, कंट्रोल+X से हम क्या करते हैं कट कर देते हैं, कंट्रोल+Z अंडू करते हैं, कंट्रोल+Y से हम रेडो करते हैं। उसी तरीके से कंट्रोल+A से सिलेक्ट ऑल करते हैं, मतलब सभी टेक्स्ट को हम क्या करते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल+S से सेव होता है, प्रिंट के लिए हम कंट्रोल+P दबाते हैं और न्यू फाइल के लिए कंट्रोल+L, जबकि ओपन करने के लिए हम कंट्रोल+O दबाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें एडिटिंग जो कि MS वर्ड और नोट्स में जो हम यूज करें तो कंट्रोल+B से क्या होता है तो टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल+I से इटैलिक हो जाता है, मतलब कि थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, कंट्रोल+U से अंडरलाइन होता है, जैसे हम अभी अंडरलाइन ऐसे कर रहे हैं, कंट्रोल+L से लेफ्ट से अलाइन हो जाता है, मतलब कि अगर ऐसे ऐसे कुछ सजा हुआ है तो ये एक तरफ लेफ्ट में जो है वो ऐसे सज जाता है। ठीक है, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल+R से राइट अलाइन हो जाएगा, यही चीज इधर से बराबर हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड से ऐसे। कंट्रोल+E से इंटर सेंटर अलाइन हो जाएगा, मतलब कि ये सेंटर में ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, कंट्रोल+J से जस्टिफाई होता है और कंट्रोल+Shift+, ये देखिए ये ग्रेटर देन है ना, इसे फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जबकि कंट्रोल+Shift+ लेस देन से क्या होता है कि फॉन्ट साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, यानी कि घट जाता है। कुछ और देखिए जो कि ब्राउजर में यूज होते हैं शॉर्टकट की, जैसे कि कंट्रोल+W से क्लोज टैब होता है, कंट्रोल+Shift+T से रीओपन क्लोज टैब होता है और कंट्रोल+टैब से क्या होता है नेक्स्ट टैब पे हम पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट टैब कंट्रोल+Shift+टैब से क्या होता है तो प्रीवियस टैब जो है वो खुल जाता है। कंट्रोल+D से हम बुकमार्क करते हैं पेज को और कंट्रोल++, ठीक है, एक ही बार प्लस दबाना है, ये जो प्लस है ये साथ के लिए है। ठीक है, तो ये जूम इन होता है, जबकि कंट्रोल+- अगर हम दबा देंगे तो जूम आउट, मतलब कंट्रोल के साथ ही माइनस दबाना है, ये प्लस नहीं दबाना है भाई, ये प्लस लिखा गया है कि इसके साथ में दबाना है। कंट्रोल+ ये जो है जीरो दबाएंगे तो रीसेट जो है वो हो जाएगा, मतलब कि जो जूम किया है आपने वो रीसेट हो जाएगा। विंडो शॉर्टकट देखिए, कंट्रोल+D से डेस्कटॉप जो है वो शो हो जाता है, जबकि विंडो से कंट्रोल बार बार याद आ रहा है भाई, विंडो+D से डेस्कटॉप शो होता है और विंडो+E से फाइल एक्सप्लोरर होता है। विंडो+L से लॉक हो जाता है कंप्यूटर और कंप्यूटर विंडो+R से क्या होता है हम रन कमांड यूज करते हैं। विंडो+I से सेटिंग में हम जाते हैं और विंडो+टैब से टेक्स्ट व्यू करते हैं, जबकि अल्ट+टैब से स्विच ऐप करते हैं, ऐप पे स्विच कर जाते हैं और अल्ट+F4 से क्लोज विंडो हो जाता है, विंडो जो है वो क्लोज हो जाता है। थोड़ा सा जल्दी हो रहा है ना। एडवांस शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल+Z+Escape से टास्क मैनेजर जो है वो खुल जाता है। कंट्रोल+Alt+Del बटन से, जो कि डिलीट वाला होता है, तो सिक्योरिटी जो है वो ऑप्शन खुल जाता है। F2 से हम क्या करते हैं तो रीनेम फाइल को दोबारा हम नेम दे सकते हैं। F5 से रिफ्रेश करते हैं और F11 से फुल स्क्रीन में हो जाता है और Shift+Delete बटन से परमानेंटली कोई चीज डिलीट हो जाता है। Shift+Delete बटन से परमानेंटली डिलीट। क्या हो गया यार इसको। देखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम के लिए होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है और बाकी सॉफ्टवेयर को चलाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण क्या क्या है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनक्स या फिर मैक ओएस। अगर हम बात करें डिवाइस ड्राइवर तो ये कौन कौन से हैं तो प्रिंटर ड्राइवर होते हैं और ग्राफिक ड्राइवर होते हैं। लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन होता है तो वो हो गया कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ये सारे जो हैं ये क्या हैं
तो ये हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण, लेकिन ये अलग अलग है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स है, लैंग्वेज है जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करता है, असेंबलर है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और यूजर के बीच सेतु का काम करता है। किसके किसके बीच? हार्डवेयर और यूजर के बीच जो है वो सेतु का काम करता है। कौन? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, जो कि आपके मोबाइल में भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, यूजर के स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एमएस वर्ड जो कि डॉक्यूमेंट के लिए होता है, एमएस एक्सेल जो कि कैलकुलेशन के लिए होता है, गूगल क्रोम जो कि ब्राउजिंग के लिए होता है, और फोटोशॉप जो कि इमेज एडिटिंग के लिए होता है। अलग अलग आप सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं क्योंकि इसके अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है यूजर के काम को ये पूरा करता है। अब एक और जो प्रकार है वो कौन सा है? तो वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन सा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और ये जो है कंप्यूटर को सुरक्षित और इफिशियंट बनाए रखता है। उदाहरण के लिए एंटीवायरस जो कि क्विकहिल हो गया, नॉर्टन हो गया, ये एंटीवायरस हैं जो कि कंप्यूटर को क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं वायरस वगैरह से। डिस्क क्लीन अप हो गया, है ना, डिस्क डिफ्रैगमेंटर, उसके बाद WinRAR जो कि फाइल कंप्रेशन करता है। अगर हम बात करें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो ये सिस्टम की देखभाल करता है, मतलब कि इसको सुरक्षित रखने का काम करता है। देखिए जीएसटी है जो कि जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको 1 जुलाई 2017 को पहली बार लागू किया गया, इसलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। संविधान संशोधन अभी हमने पढ़ा था, 101वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। लेकिन अगर बिल पूछा जाए कि बिल कौन सा था, तो वो 122वां था। जीएसटी का नारा जो है, स्लोगन क्या है कि वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। जीएसटी का प्रकार है अप्रत्यक्ष ये कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी परिषद यानी कि काउंसिल में कौन कौन होते हैं? तो अध्यक्ष इसके होते हैं वित्त मंत्री जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। और भी सदस्य होते हैं, तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो वित्त मंत्री होंगे वो इनके सदस्य होंगे। जो निर्णय कैसे लिया जाएगा? तो कम से कम 75% बहुमत आना चाहिए किसी भी निर्णय को पास करने के लिए। ढांचा क्या है? तो सीजीएसटी, अब फुल फॉर्म आप देख लेना, ये जो है सेंट्रल के लिए है, एसजीएसटी स्टेट के लिए है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड है मतलब कि दोनों के लिए है, और यूटीजीएसटी है जो कि यूनियन टेरिटरी के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 प्रकार के आप देख सकते हैं ढांचा। जीएसटी की दरें क्या क्या है? तो 5% और 18% ही है, ये एक्स्ट्रा स्लैब है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है जो कि नशीले पदार्थ वगैरह जो है उस पर लगाया जाएगा। सबसे पहली बार जीएसटी किस देश में लागू किया गया था? फ्रांस में 1954 में। भारत का जीएसटी मॉडल कैसा है? तो डुअल जीएसटी मॉडल है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के लगाते हैं। और ये कहाँ का मॉडल है? तो ये कनाडा का मॉडल है, कनाडा से हमने ये अडॉप्ट किया है। जीएसटी परिषद की पहली बैठक जो है 22 से 23 सितंबर 2016 में हुआ था। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। और जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी में जीएसटी से संबंधित डेटा प्रबंधन और आईटी प्रणाली जो है नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। ये भारत में पहला जो राज्य जिसने जीएसटी लागू किया वो कौन था? तो ये था असम, जिसने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू कर दिया था। जीएसटी दिवस 1 जुलाई को हम मनाते हैं, ये तो हमने शुरुआत में ही देख लिया था। तो ये रहे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और मुझे लगता है कि हमने बहुत कम समय में मैंने तो टाइम नहीं देखा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि आधे घंटे में ही ये हमने सारा चीज़ें कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में थे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बताया गया, लेकिन आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। यही वीडियो अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में अगर धीमा भी पढ़ाऊँ तो ये डेढ़ घंटे का ये वीडियो बनेगा, 1.5 से 2 घंटे का। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका समय बचे, इसलिए जल्दी जल्दी से इसको मैंने करवाया। ठीक है, तो प्लीज़ आप पूरा जरूर देखना, ऐसा ना हो कि वीडियो का आप रिटेंशन ही खराब कर दो जिससे व्यूज़ नहीं जाए। फिर क्या होता है कि मेरा भी जो मन है वो नहीं करता है वीडियो बनाने का। तो आप इस बात को समझिए, और इतना देर आप सब बने रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।